दोस्तों आप ये तो सभी जानते हैं कि जब हम एक घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो हमें काफ़ी सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं जिससे हमारे घर की मजबूती पे कोई असर ना पड़े। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक फिर भी हो जाती हैं जिनको आप नहीं जानते पहले से, और आपके ठेकेदार भी आपको नहीं बताते। कुछ ठेकेदार आपको पूछने पे भी नहीं बताते, और अगर बताते हैं तो वो उतना क्लियर नहीं करते, इससे आपके माइंड में डाउट बने रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल ऑन साइड वो चीज़ दिखाऊंगा भी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर होते चले। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है, आप अपने इस फोन से कर सकते हैं। चैनल पर हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली है तो उनको भी आप देख सकते हैं, साथ ही हमने उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। पहले मैं जो बात करने वाला हूँ, जो सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं घर बनाते समय या घर बनाने से पहले, कि हम अपना घर बनाने के लिए किस इंसान को दें, कॉन्ट्रैक्टर को दें, बिल्डर को दें। ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, आपको मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर भी बिद मेटल वाले मिल जाएंगे और बिल्डर तो होते ही हैं जो बिद मेटल काम करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर में आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर पार्टी में ही आपको विदाउट मेटल ठेकेदार भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट मेटल ठेकेदार में आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकते हैं, साथ ही आप एक इंजीनियर भी हायर कर सकते हैं जो कि आपका जो भी स्क्वायर फीट होता है उसके हिसाब से, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट लेता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक स्टेज पे वो सुपरविजन की आपको ज़रूरत होती है, ताकि आप अवेयर हो पाएँ और डबल चेक कर पाएँ कि जो भी काम चल रहा है वो ठीक है या नहीं। तो आप दोनों में ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको विदाउट मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर बोला है, जिसमें आपका मटेरियल होगा, और साथ ही जो आपने एक इंजीनियर हायर करना है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, जो बहुत सी साइडें चलती हैं जो सुपरविजन करते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेते हैं। मेरी खुद की भी साइडें चलती हैं जहाँ पे मैं सुपरविजन के लिए उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, जो ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब घर को बनाते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो इस चीज़ को लेके हमेशा डरते हैं कि यार हमारा घर मतलब उनके अंदर एक डर बना रहता है कि हमारा घर मजबूत बनना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, ये सब चीज़। तो जिस वजह से वो क्या करते हैं कि घर में जो कॉलम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉलम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा आपके लिए कहीं ना कहीं सजेशन ये कहूँगा कि मैं आपको जितनी रिक्वायरमेंट है कॉलम की, उतनी ही रिक्वायरमेंट के अनुसार ही अपने घर में कॉलम दें। ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपकी एक कॉस्ट को रिड्यूस करने का जरिया बन सकता है। दूसरी नेक्स्ट की बात करें तो हमारी हैं घर की दीवारें। देखो, घर की दीवारें जो होती हैं या घर में जो दीवारें इस्तेमाल होती हैं वो हमारी एक तो होती है 9 इंची की दीवार और एक 4.5 इंची की दीवार। ये दो तरह की दीवारें या दीवार की थिकनेस इस्तेमाल होती हैं। बट यहाँ पे देखो, करना क्या है ना कि आउटर वॉल जो है आप वो भले ही आप 9 इंची की दे दो, पर घर में कुछ ऐसी पार्टीशन वॉल होती हैं वहाँ पे आप 4.5 इंची की दीवार दे सकते हैं और एक अच्छा पैसा आप बचा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर हर जगह आपको 4.5 इंची की देनी है या 9 इंची की ही देनी है। वहाँ पे आप 4.5 इंची की दीवार भी दे सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन के तौर पे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है हमारे घर में जो फिलिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है। देखिए, आप देखते हैं ना कि जब आप एक प्लिंथ लेवल तक घर को बना लेते हैं, फिर आप उसमें सॉइल फिलिंग करते हैं या बेस्टिज फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो, सॉइल अगर आप एक शहर में घर बना रहे हैं तो आपके लिए मिट्टी की तलाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और होती भी है तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप गाँव में बना रहे हैं तो आप भले ही मिट्टी का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वहाँ पे सस्ती पड़ती है। कोई भी अपने घरों नियर पास खेतों में से उठवा देता है मिट्टी। लेकिन अगर आप एक शहर में घर बना रहे हैं तो वहाँ पे आप मिट्टी का इस्तेमाल ना करके जो भी घर के हमारे वेस्टेज होती है, जैसा कोई कहीं मलुआ वगैरह होता है, साइड भाषा में उसको मलुआ बोलते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर की फिलिंग करने के लिए। तो बहुत सी साइडों पे होता है, वीडियो में देख पाऊंगे यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भी यहाँ पे जो वेस्टेज है या मलुआ वही इस्तेमाल हो रहा है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शहर में है तो आपको एक अच्छे अमाउंट में भी मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो, आपके जो भी साइड पे मटेरियल आ रहे हैं, चाहे वो ब्रिक है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो स्टील है, ये अगर आप नियर पास जो भी आपकी शॉप पड़ रही है घर के पास, ये कॉमन पॉइंट है। पर आप देखो, बहुत से लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ में भी मतलब अवेयरनेस नहीं हो पाते, तो कहते हैं दूर दूर से वो माल खरीद लेते हैं, और जहाँ उनको लगता है कि यहाँ से 2 रुपये सस्ता मिल रहा है थोड़ी दूर, तो वहाँ से लेते हैं। लेकिन वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कॉस्ट भी ऐड कर देता है। तो वहाँ पे आप इतना ध्यान रखें कि आप लोकल या जो भी आपकी साइट के नियर पास ही है शॉप, वहाँ से लेने की कोशिश करें, जहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो ज़्यादातर मैंने घरों में क्या देखा है, हर एक इंसान की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। हम भी जब एक घर को बनाते हैं तो हमारे पास क्लाइंट आते हैं और कस्टमर अपनी डिमांड लेकर आते हैं, तो वो इतनी सारी डिमांड रखते हैं, पर हम उनकी डिमांड को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं और उनसे वो भी सेटिस्फाई होते हैं। क्या होता है ना कि जब एक घर को बनाते हैं तो वो लोग क्या, उनकी क्या नीड रहती है कि हर रूम में वो दो दो विंडो देना चाहते हैं। मतलब जहाँ जहाँ विंडो की जरूरत नहीं भी होती वो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा विंडो देते हैं, और विंडो देते भी हैं तो उसके साइज़ काफ़ी बड़े बड़े विंडो देते हैं। आप यकीन मानना, विंडो में या कह सकते हैं जो लकड़ी का काम हमारे घर में होता है उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। आप शुरुआत में तो आप सोच लेते हैं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे विंडो इस साइज़ की दूंगा। आप विंडो दें, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि नेचुरल सनलाइट आने के लिए या हवा आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर में विंडो। बट विंडो के साइज़ को थोड़ा आप रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे ही दें। अब हर रूम में आप दो दो विंडो देंगे, वो भी जिसके भी साइज़ 5x6 6x8 की तरह की विंडो देंगे, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को अवॉइड करें और कम साइज़ की दें, और जितनी जहाँ ज़रूरत है वहीं दें। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भी आगे कि आप कैसे फर्नीचर का जो काम होता है लकड़ी के, उसकी कॉस्ट को कैसे आप कम कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से ट्विस्ट बताऊंगा इसी वीडियो में, वो एंड में है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वो ये है कि हमारे घर में जो टाइल्स इस्तेमाल होती हैं, देखो क्या होता है ना कि हमारे घर की जो फ्लोरिंग में टाइल्स इस्तेमाल करते हैं उसमें तो मैं नहीं कहने वाला कि आप उसमें क्वालिटी के नीचे जाओ, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो टॉयलेट की वॉल टाइल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आप थोड़ा ये कर सकते हैं कि जो मार्केट में आपको टाइल्स खरीदने जाएंगे तो काफ़ी महंगी महंगी टाइल्स आपको मिल जाएंगी, और वो कहीं ना कहीं कंपनी पे भी वेरिएशन करता है। बट आप दीवार की टाइल्स को थोड़ा सा, मतलब दीवार की टाइल्स में आप थोड़ा सा सस्ती टाइल्स खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं फ्लोरिंग की टाइल्स बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे कुछ गिर जाता है भारी चीज़। तो फ्लोरिंग की टाइल्स अगर आप लो क्वालिटी की लेते हैं तो वो डाउन होगी और टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप वॉल टाइल्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी पे भी डिपेंड नहीं करे, क्वालिटी भी डिक्रीज नहीं होगी और हमारा दिखने में भी अच्छा लगेगा। और वॉल टाइल्स में आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि घर की जो भी टॉयलेट्स होती हैं उनकी जो टाइल्स लगाई जाती हैं वो मैक्सिमम 7 फीट की हाइट तक लगाएं। बट बहुत से क्या करते हैं 9 फीट 8 फीट की हाइट तक ले जाते हैं टाइल्स को, वहाँ भी थोड़ी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो थोड़ा अवॉइड करें उस चीज़ को कि आप एज अ 7 फीट ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना रखें। अब हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि घर में जो देने वाला टाई बीम होता है या लिंटल बीम, आप समझ सकते हैं, दोनों ही चीज़ एक ही होती हैं, जो कहीं ना कहीं लोग अपने अपनी अलग भाषा में समझते हैं। लिंटल बीम जो हमारे डोर के ऊपर दिया जाता है, और हमारा जो वो बीम होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं उसको पूरे घर की दीवारों पर ही घुमा देते हैं। मतलब जितने हाइट तक आपके दरवाजे लगते हैं उतनी हाइट पे आपके घर की जितनी भी दीवारें होती हैं सभी में वो बीम को घुमा देते हैं, जिसको टाई बीम भी बोलते हैं बहुत से लोग। पर मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे ना करें। अगर आपकी कोई दीवार में कोई दरवाज़ा लगाया या विंडो लगा तो उसी पे ही डालें, और आउटर में 1-1 फीट आप थोड़े इंक्रीज कर सकते हैं दोनों साइड से, बट जरूरी नहीं है कि आप पूरे घर में ही डालें। इससे आप यकीन माना बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है, आपके सरिया लगते हैं, आपके लेबर कॉस्ट लगती है, आपका मटेरियल लगता है, बहुत सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों को भी आप अवॉइड करें, और इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करते भी हैं तो आपके घर की जो मजबूती है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये पॉइंट हमारे घर में जो है वो है स्लैब में। अब हम स्लैब जब डालते हैं तो स्लैब के जो छज्जे निकाले जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उन छज्जों को काफ़ी ज़्यादा तक निकाल देते हैं, यानी कि 3 फीट निकाल दिया, 4 फीट निकाल दिया, इस तरीके से निकाल देते हैं। बट यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि आप छज्जे ना निकालो, बट मैं कहूँगा छज्जे निकालो बट कम निकालो। और कम निकालने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपका एक ठेकेदार है, जब वो मेजरमेंट करेगा आपकी छत की, ठीक है, चाहे वो शटरिंग है, चाहे वो आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन जो हमारी एक होता है ना कि जब पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो कॉस्ट ली जाता है ठेकेदार लेता है, तो वो भी आपकी छत को छत से नापता है, ठीक है, जो छज्जे निकले होते हैं उसको भी नाप लेता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके 50x20 का कोई प्लॉट है या फिर छत है, तो उसमें फिर आप छज्जे निकाल देंगे फिर 2-2 3-3 फीट, तो उसके हिसाब से स्क्वायर फीट करके वो कॉस्ट ली जाएगी और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो कोशिश करें ज़्यादा छज्जे निकालें ना। अब हम आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हम अपने घर के इंटीरियर वर्क में आ जाते हैं तो देखो इंटीरियर वर्क क्या होता है ना कि जितना आप कर रहे हो उतना कम कम है, ठीक है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं डिफाइन कर सकते। कि देखो जहाँ पे आप वो जो चीज़ इंटीरियर में बना रहे हो वही चीज़ आपको 10,000 की भी मिल जाएगी और वही चीज़ आपको 50,000 की भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो घर की हमारे सीलिंग में जो फॉल सीलिंग दी जाती हैं, आप ये कर सकते हैं कि देखो कुछ ही रूम हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका खुद का बेडरूम हो गया या आपका ड्राइंग रूम हो गया, इन जगह पे आप अपनी सीलिंग में फॉल सीलिंग दे सकते हैं, और वरना दूसरी सीलिंग में आप या तो प्लेन रख सकते हैं या फिर पीओपी के डिज़ाइन बना सकते हैं। ये चीज़ें क्या होंगी, सीलिंग भी आपकी ठीक रहेगी और कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं पीओपी की और फॉल सीलिंग की बात करूँ तो कॉस्ट के डिफरेंस में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है।
अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं देखो एक फर्नीचर के पॉइंट्स की या टिप्स की, जो मैंने आपको बोला था कि मैं फर्नीचर के जो आप कैसे सस्ता बना सकते हैं उसके ऊपर बताऊंगा। तो ये यही पॉइंट है। देखो जब हमारी लकड़ी का काम होता है तो क्या होता है ना कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जिस मार्केट में घर बन रहा हो तो उसी मार्केट से वो किसी कारपेंटर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई ये साइज के बनने हैं और बना दो। अब वो क्या करता है कि वो सारी चीज़ें देखने के बाद वो वहाँ के करंट रेट आपको हिसाब से सारी चीज़ें बना के देता है और लकड़ी का काम बहुत 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 महंगा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी आप अपनी लकड़ी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो आप किसी भी नियर पास, देखो आपके जहाँ भी रह रहे हो, अगर आप कहीं भी चलाओ चारों दिशाओं में 20 से 30 किलोमीटर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको गाँव मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, उन गाँव में जाके आप लकड़ी खरीद सकते हैं जो कि आपके पेड़ होते हैं। ठीक है, आप या तो घर बनने से पहले ही लकड़ी खरीद लो, वो सबसे अच्छा तरीका है। जब तक लकड़ी का काम आएगा जब तक हमारा क्या होगा ना कि लकड़ी सूख भी जाएगी जब उसकी कटिंग करा लोगे आप। तो आप जाके या तो लकड़ी खरीद लो गाँव से, तो वो कहीं ना कहीं आपको सस्ती पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं कि देखो गांव में जो दूध वाला होता है वो 30-35 रुपए खरीदता है, मार्केट में आके शहर में आके वो 50-60 रुपए किलो को बेच देता है लीटर को। तो यहाँ पे खुद देख लो कि आपको लकड़ी भी उसी तरीके से कंपेयर करोगे तो सस्ती मिल जाएगी, तो आप इस तरीके से खरीद सकते हो। अब यहाँ पे मैं और चीज़ की बात करूँ, जो हमारा जो कमेंट जो मैंने ली है वो ये है कि जब हम अपने घर को बनाते हैं तो घर में डोर लेबल और जो विंडो, यानी डोर और विंडो क्या हमें एक ही लेबल पे लगानी चाहिए या ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो ऐसा क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ की विंडो कहाँ लगा रहे हो, किस जगह की बात कर रहे हो। तो कमेंट में इतना कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक साथ लगाएंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि आप जो लिंटल बीम देते हैं या डोर बीम देते हैं वो एक ही दोनों चीज़ों पे फेस पे दोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा कि भाई आपकी विंडो कहाँ पे है, आगे ऊपर नीचे भी लग जाती है विंडो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप इस वीडियो में देखोगे सभी विंडो और डोर एक ही लेवल रखा गया है जो लिंटल लेवल कहलाया जाता है, जिसके ऊपर एक बीम दिया जाता है, तो वो भी काफ़ी ठीक लगता है। वरना जो वेंटिलेटर होता है या फिर जो वो ऊपर नीचे होता है या फिर विंडो भी आप ऊपर नीचे दे सकते हैं, बट ये ध्यान रखें कि अगर एक लेवल में देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और आप बीम भी पूरी दीवार पर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर दूसरे सवाल की बात करें तो वो पूछा गया है कि हम अपने ब्रिक वर्क को जब प्लीन बीम को जब देते हैं तो उसके कितने दिन बाद हम उसके ऊपर ब्रिक वर्क कर सकते हैं आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग यहाँ पे गलती भी करते हैं। वो गलती क्या है कि जैसे मान लो आज बीम डाला है, वो कल इसकी शटरिंग को हटा देते हैं और उसके बाद कल या परसों से ही बीम की चिनाई इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बीम की शटरिंग जो साइड आपकी वो 24 से 48 घंटे में भले ही आप हटा सकते हैं, वो भी जब जब आपके नीचे ब्रिक वर्क हो रखा है। अगर आपने ब्रिक वर्क नहीं करा है तो फिर आपको जो बॉटम है उसकी हटाने के लिए टाइम रखना होता है। बाकी अगर आप बात करें जैसे मान लो आपने शटरिंग हटा दी है तो उसकी आपको क्यूरिंग करनी होती है। क्यूरिंग करने का तरीका सामने आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पे जूट बैग जो बोरे होते हैं उनके ऊपर डाल दिए गए हैं और उनके ऊपर पानी डाला जाता है, गीला किया जाता है, ताकि जो ये नमी है वो लंबे समय तक रहे और कंक्रीट को सतह पे पानी मिलता रहे, यानी कि वहाँ पे क्यूरिंग भी अच्छे तरीके से होगी। और ये क्यूरिंग कम से कम आपको 7-8 दिन तो करनी चाहिए और उसके बाद ब्रिक वर्क करना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, आप उसके अगर ऐसा कुछ है तो आप कॉलम कास्ट कर सकते हैं पहले, वो भी आपको काफ़ी दिन लगी जाते हैं जब घर को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूँगा कि ब्रिक वर्क थोड़ा इस तरीके से करें। बाकी बात करते हैं, जो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है वो ये है कि घर की जो मेन वॉल होती है उसको जो सेफ्टी टैंक होता है उससे कितना गैप रखना सही होगा। देखो क्या होता है कि जो वो सेफ्टी टैंक तो हम घर में ही बनाते हैं। बेसिकली क्या है ना कि आजकल हर किसी के पास इतनी ज़मीन नहीं होती कि वो अपने घर से अलग बनाए या घर से काफ़ी दूर बनाए। तो जब घर के अंदर ही चीज़ बनी जाती है तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो वो तो खैर वास्तु के अनुसार वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो सवाल ये है कि जो सेफ्टी टैंक की वॉल होती है मेन वॉल, वो घर की मेन वॉल से या रूम की मेन वॉल से कितना दूर रखें। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस जो होती है जितनी ज़्यादा हो उतना ठीक है, लेकिन कम से कम 2 से 3 फीट या 2 फीट तो होना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप घर की मेन दीवार को ही टच कर देते हो तो क्या होता है कि दीवार में नमी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सेफ्टी टैंक की दीवार के अंदर आपको हमेशा पानी ही स्टोर करना होता है, आपका वेस्टेज होता है, तो वो नमी हमेशा रहेगी और वो नमी धीरे धीरे क्या होगा मेन दीवार की साइड को बढ़ने लगेगी। अगर आप थोड़ा बहुत दूर भी बनाते हैं 1 आध फीट तो भी वो कवर कर लेती है नमी, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो काफ़ी ठीक रहेगा। मैं कहूँगा कि आप 2 से 3 फीट तक जा सकते हैं, वो ठीक रहेगा। अभी हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है वो ये है कि अगर हमने पहले से फ्लोर के ऊपर प्लास्टर कर रखा है तो क्या उसके ऊपर टाइल्स लगा सकते हैं या नहीं। देखो या कोई दिक्कत होगी। बेसिकली क्या है ना, देखो
आजकल मार्केट में बहुत ही हाई एडेसिव केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आप ऑलरेडी अगर आपको कोई फरस हो रखा है या पत्थर लगा उसके ऊपर टाइल्स लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मली, आपने जो फरस बोला है, प्लास्टर बोला है, वो आई थिंक फरस ही होगा। वो नॉर्मल फरस जो होता है वो थोड़ा सा उसकी कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर वही ख़राब है तो फिर उसके ऊपर आप केमिकल लगाओगे भी तो क्या फ़ायदा है। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है तो आप एक सही गाइडेंस के अनुसार करें। बट अगर ऐसा कुछ आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है तो मैं खुद कहूँगा कि आप उस फरस को तोड़ लीजिए और उसके बाद उसमें फिर आप एक बेस तैयार कीजिए। देन उसके बाद आप उसमें टाइल्स लगाइए, मार्बल लगाइए। क्योंकि जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा पैसा और खर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंजूसी ना करें। बाकी आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि आपका फर्श जो है पुराना वाला वो पक्का है या कच्चा है, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको केमिकल्स लगाने पड़ सकते हैं अगर आपकी चीज़ें सारी ठीक है तो। आपको इन सभी चीज़ों को अगर आपने जान लिया है और ध्यान से सुन लिया है, और उम्मीद करूंगा आपने सारे पॉइंट को सुना है, और अभी तक बहुत से लोगों ने वीडियो छोड़ दी होगी और बहुत से लोग अभी तक देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये पॉइंट है कि ये भी जितनी भी बातें आपने सुनी है इन सभी का एक प्लान आप बना लो कि मेरे को यार इस काम में ऐसे ध्यान देना है, इस काम में ऐसे ध्यान देना है, और इतना बजट मेरा इतना आ जाएगा। और सारी चीज़ों को एक बार नोट करके पैड बना लो या फिर प्लान कर लो। इससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें आइडिया होता रहेगा। जब जब जिस जिस स्टेज पे काम आएगा तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार मुझे इस चीज़ से ऊपर नहीं जाना है या इस चीज़ में ही दायरे में रहना है। तो क्या होगा, आपका एक बजट के अनुसार ही आपके सारी चीज़ें काम होती हुई चलेंगी, तो आपको सारी चीज़ें दिखती रहेंगी कि तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आई हैं। और जब भी आप एक घर की कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो आगे लाते रहें। कमेंट में टाइप कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे या कमेंट में आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।